नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हीट शॉक ट्रीटमेंट। जब हम टोटल वाइबर स्पोर काउंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो स्पोर्स स्ट्रिप रहती है हमारी, या जो स्पोर्स रहते हैं उनको हम हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। हम पाते हैं हम उनको हीट शॉक ट्रीटमेंट क्यों देते हैं, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। रीज़न जानने से पहले हम लोग पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, कि जिससे कि हमें क्लियर हो जाए और हम लोग ईजिली समझ सकें कि क्या पर्पस है हीट शॉक ट्रीटमेंट का। तो सबसे पहले, जैसे बैक्टीरिया की स्पोर सेल्स होती है, दो तरह की सेल्स होती है। एक तो वेजिटेटिव सेल होती है और एक स्पोर सेल होती है, जिसे कि हम एंडोस्पोर भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले वेजिटेटिव सेल की बात करते हैं। वेजिटेटिव सेल क्या होती है कि रिप्रोडक्टिव सेल होती है, जो कि रिप्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि मल्टीप्लाई कर सकती है। इज ए मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोइंग फेज। और ये क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, तो इस वजह से क्या है, जब एक्टिव सेल है तो क्या ग्रोथ फेज भी होगी, यानी कि अपने पूरे लाइफ स्पैन में ये इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज जैसे कि जो रिप्रोड्यूस करती है, सेल डिवाइड होती है, वो पूरे एक लाइफ स्पैन पूरा करती है। अब बात करें अगर एंडोस्पोर या स्पोर सेल की, इज अ डोरमेंट स्टेज और इनएक्टिव फेज। ये क्या है, एंडोस्पोर या स्पोर सेल जो होती है वो डोरमेंट फेज में होती है और इनएक्टिव फेज रहती है इसका। They do not have role of reproduction because dryness, poor moisture और pure nutrient। जैसे कि जो एंडोस्पोर या स्पोर सेल जो रहती है, वो क्या है, रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करती। उसके रीजन से ड्राइनेस, क्योंकि क्या, जब स्पोर बनता है या स्पोर सेल बनती है तो उसमें क्या है, कंप्लीट उसका जो मॉइस्चर होता है वो लॉस हो जाता है। और वैसे की और इसी वजह से क्या होगा, ड्राइनेस हो जाएगी। और ड्राइनेस की वजह से क्या, पुअर मॉइस्चर की वजह से ड्राइनेस हो रही है। और जब सारा मॉइस्चर उससे चला गया सेल से, तो जो भी न्यूट्रिशन थे वो भी सब क्या है, ड्राई हो जाएंगे, लॉस होते चले जाएंगे। और इससे क्या, जो सेल के अंदर जो न्यूट्रिशन होगा वो भी क्या है, प्योर न्यूट्रिएंट स्टेज होगी सेल के अंदर। तो यानी कि जो स्पोर सेल होगी उसमें क्या है, प्योर न्यूट्रिएंट होंगे। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव रहेगी ये सेल, क्योंकि क्या, जब कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, कंप्लीट ड्राइनेस है, तो क्या है, इनएक्टिव फेज रहेगी। जैसे कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल है बट हाई रेजिस्टिव। जिस तरह से एंडोस्पर सेल में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है और कोई भी ग्रोथ फेज नहीं आने वाली, उसमें मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, तो क्या हाई रेजिस्टिव है। व्हेन द एनवायरनमेंट बिकम्स मोर फेवरेबल, द एंडोस्पोर कैन रिएक्टिव इटसेल्फ वेजिटेटिव सेल। और जब क्या, जैसे ही इन्वायरमेंट कंडीशन उसके फेवरेबल होंगी, यानी कि उसको मॉइस्चर अवेलेबल हो जाएगा, न्यूट्रिशन मिलना शुरू होगा, तो क्या अपने आप को वो एक वेजिटेटिव सेल में रिएक्टिव स्टेज में ले आएगी, जिससे कि क्या होगा, वो एक पूरा एक मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल बन सके और ग्रोइंग फेज में आ जाए। एंडोस्पोर कैन सर्वाइव विदाउट न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि वेजिटेटिव सेल होती है, उसको न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है, और तभी वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रह पाती है और तभी वो ग्रोइंग फेज में रहती है। लेकिन एंडोस्पोर के केस में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वो विदाउट न्यूट्रिएंट्स भी सर्वाइव करती है। एंडोस्पोर सेल की बात करते हुए चलते हैं। जैसे कि वेजिटेटिव सेल इतनी ज़्यादा रेजिस्टिव नहीं होती यूवी रेडिएशंस के अगेंस्ट में, हाई टेम्परेचर में, एक्सट्रीम फ्रीजिंग में। तो क्या है, एंडोस्पोर सेल का जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो बहुत हाई होती है, जैसे यूवी रेडिएशन के अगेंस्ट में, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में, एक्सट्रीम फ्रीजिंग में, और केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स के एक्सपोजर के केस में। दे आर हाईली रेजिस्टिव ऑन एनवायरमेंटल स्ट्रेस। और ये साथ ही साथ इन्वायरमेंट स्ट्रेस को भी झेलने के लिए क्या, हाई रेजिस्टिव होती है, जैसे कि टेम्परेचर, रेडिएशन, स्ट्रॉन्ग एसिड, डिसइंफेक्टेंट एटसेट्रा। सम एंडोस्पोर्स कैन बी बॉइल्ड फॉर आवर्स एंड रिटेन देयर वाइबिलिटी। और इवन कई बार एंडोस्पोर्स को क्या, थोड़े लंबे समय तक भी जब हम उसको बॉयल करें तो भी क्या, उनकी वाइबिलिटी रिटेन रहती है। फेवरेबल कंडीशन बैक टू वेजिटेटिव सेल। और जब भी एंडोस्पोर के लिए फेवरेबल कंडीशंस में, जैसे न्यूट्रिशन मिलना शुरू होगा, मॉइस्चर मिलता है, और उस तरह से क्या है, वो अपने आप को वेजिटेटिव सेल के स्टेज में ट्रांसफर कर लेती है। एंडोस्पोर प्रोडक्टिव बैक्टीरिया एग्जाम्पल। अब जो भी एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं वो वाले बैक्टीरिया के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बैसिलस स्पीसीज क्या है, ग्राम पॉजिटिव रोडशेप बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या, एंडोस्पोर फॉर्म करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम की स्पीसीज होती हैं जो कि एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव रोडशेप बैक्टीरिया है, वो भी क्या, एंडोस्पोर फॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ हीट शॉक ट्रीटमेंट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था
कि हीट शॉक ट्रीटमेंट के पर्पस को जानने के लिए हमें पहले वेजिटेटिव सेल और एंडोस्पोर या स्पोर सेल को जानना बहुत जरूरी था, जिससे कि हम लोग अब कॉमनली जान चुके हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हीट शॉक ट्रीटमेंट हम क्यों देते हैं, इसके मेनली 2 पर्पस हैं, जैसे एलिमिनेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स थ्रू थर्मल डिस्ट्रक्शन। जैसा कि मैंने बताया, जब हम टोटल वाइबर स्पोर काउंट निकालते हैं तो बेसिकली क्या हमें स्पोर काउंट निकालना है, हमें ये नहीं देखना कि उसमें कितनी लाइव सेल्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो वेजिटेटिव सेल होंगी, हमारे जो स्पोर स्ट्रिप है या उसको हमने टोटल वाइबर काउंट के लिए यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं उसमें से पहले जितनी भी वेजिटेटिव सेल्स है उनको एलिमिनेट करते हैं, और एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मल डिस्ट्रक्शन। तो यही थर्मल डिस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, हीट शॉक। द एक्टिवेशन of breaking of dormancy of spores inducing them to germinate। जैसे कि जो एंडोस्पोर सेल है वो क्या है, इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्या है, उसका जो डोरमेंट स्टेज में चला जाता है वो सेल। अब उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए या उसको सेल को एक्टिवेट करने के लिए, या सिंपली हम बोलें उसको थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराते हुए हम लोग क्या करेंगे, उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करेंगे और जर्मिनेट के लिए इंड्यूस करेंगे। और जैसे ही हम उनकी डोरमेंसी को ब्रेक करेंगे तो क्या है, वो जर्मिनेशन के लिए इंड्यूस हो जाएंगे। दिस इज अ वेल स्टडीड इफेक्ट एंड सर्टेन स्पीसीज और स्ट्रेन्स ऑफ द सेम स्पीसीज सीम टू बी मोर रिस्पॉन्सिव टू द हीट शॉक। ये क्या है, एक वेल स्टडीड इफेक्ट है कुछ सर्टेन स्पीसीज के लिए और उनके स्ट्रेन्स के लिए और उनकी सेम स्पीसीज के लिए भी, और वो क्या है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव होती हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट के लिए। अब बात आती है कि हम हीट शॉक ट्रीटमेंट कैसे देंगे। तो परफॉर्म द हीट शॉकिंग प्रोसीजर यूजिंग अ वाटर बाथ बाय प्लेसिंग अ थर्मामीटर इन अ टेस्ट ट्यूब। तो वाटर बाथ हम कॉमनली माइक्रो लैब में कॉमन यूज़ करते हैं। तो हीट शॉक ट्रीटमेंट के लिए हम वाटर को क्या है, बॉयल करना शुरू करेंगे वाटर बाथ में, और जब उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक रीच कर जाएगा तो हम वहाँ से टाइमिंग देखेंगे कि हम उसके जो जितने में हमने देने, कितनी देर के लिए हमने देना, 10 मिनट्स के लिए या 15 मिनट्स के लिए। तो हम देखेंगे जब टेम्परेचर रीच करेगा हम वहीं से टाइमिंग स्टार्ट करेंगे हीट शॉक ट्रीटमेंट की। ऐसा नहीं कि हमने वाटर बाथ ऑन कर दिया और हल्का सा गर्म हुआ पानी और हमने स्टार्ट कर दिया कि हाँ हीट शॉक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उसका क्या है, एक सर्टेन टेम्परेचर है, जैसे 80 to 85 डिग्री सेल्सियस। और जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस के केस में हम लोग क्या करते हैं, 95 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक का हीट शॉक देते हैं। और जब हम देखेंगे हमारे थर्मामीटर में टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस और 95 डिग्री सेल्सियस इन द केस ऑफ जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस जब आ जाएगा तब हम वहाँ से टाइमिंग स्टार्ट करेंगे और उसको 80 to 85 डिग्री सेल्सियस के लिए रखेंगे। और अगर जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस है तो 95 to 100 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लोग उसको रखेंगे 10 or 15 मिनट्स जो भी हमें रिक्वायर्ड हो। और इस तरह से हम उसको हीट शॉक ट्रीटमेंट देंगे। हमें इसको ओवर हीट नहीं करना है जिससे कि हमारे जो स्पोर सेल्स हैं वो भी डैमेज होने लगे। हमारा मेन पर्पस है कि हमें सिर्फ वेजिटेटिव सेल्स को ही डिस्ट्रक्ट करना है, स्पोर सेल्स को डिस्ट्रक्ट नहीं करना है, ना ही उनमें कोई डैमेज करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मालूम चल गया होगा कि हम लोग हीट शॉक ट्रीटमेंट क्यों देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।